देश प्रेम से बड़ी कोई दौलत नहीं और वतन पे मरने से बड़ी कोई शहादत नहीं। नमस्कार, मैं हूं किशन वर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम हट में। और आज हम क्लास 10 के लिए लेसन लेके आए हैं, जो है वो हिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट लेसन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। न जाने कितने किस्से, न जाने कितनी कहानियां हम लोगों ने सुनी होगी, जहां पे अपने देश को आजाद कराने के लिए, अपने मुल्क को आजाद करने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी। शायद वो एक ऐसी भावना थी, वो एक ऐसी फीलिंग थी देशभक्ति की, देश प्रेम की, जो सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपने देश के लिए सोचने के लिए लोगों में एक जज्बा पैदा करती थी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेरी ये जो भारी भरकम शब्द जो मैंने आज के चैप्टर शुरू करने से पहले शुरू किए, यहां से इतना तो अंदाजा हो गया होगा आपको कि अब हम जो इस चैप्टर में आपके वेरी फर्स्ट लेसन में जो पढ़ने वाले हैं, वो सब कुछ किसके बारे में है? राष्ट्रवाद के बारे में है, नेशनलिज्म के बारे में है। सो क्लास 10th सबसे अजीब सा टिपिकल सा लेसन जो लगता है कक्षा 10th के बच्चों को, वो यही लगता है हिस्ट्री का जो पहला लेसन है, क्योंकि इस लेसन में जो टोटली बताया गया आपको, वो वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जो थोड़ी सी बच्चों को क्या लगती है, कंफ्यूजिंग लगती है। बट नो नीड टू वरी, बिल्कुल सिंपल सी स्लाइड्स हैं, पीपीटीज हैं, पीडीएफ की फाइल्स हैं, नोट्स हैं, जो आपको अगर आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाट इज नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम चाहे कोई भी है, हम चाहे हरियाणा रहते हो, हम पंजाब रहते हो, गुजरात रहते हो, यूपी रहते हो, बिहार रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों में एक बात ये हम सबकी है कि हमारा मुल्क, हमारा देश जो कौन सा है, वो भारत है। यही जो फीलिंग होती है वो नेशनलिज्म होती है। मींस अब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? नेशनलिज्म एक वो फीलिंग है बेटा, जब लोगों को ये लगता है कि वो किसी एक सिंगल नेशन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उनकी जितनी भी लॉयल्टी है, उन्हें जो कुछ करना है वो अपने देश के लिए करना है। सो nationalism is a feeling of belonging and loyalty that cause people think of themselves as a nation. So 19th और 20th सेंचुरी की बात करें, so इस टाइम के अंदर 19th और 20th सेंचुरी के अंदर जो नेशनलिज्म था, वो एक बहुत बड़े फोर्स के रूप में क्या आता है, सामने आता है। छोटा सा एग्जांपल हमारे इंडिया का ले लीजिए कि हम 200 सालों तक गुलाम रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हम लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई, जो आपका नेक्स्ट लेसन है वो आपको बताएगा कि किस तरीके से हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और जीते। सो बहुत सारी कंट्री जैसे इटली और जर्मनी, ये इतने टुकड़ों में बटी हुई थी। मैं आपको बताऊंगा, अभी हम लोग इसके बारे में डीप पे पढ़ेंगे आगे बेटा। और किस तरीके से ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की जो थी, इनके अंदर से क्या हुआ, एक कंट्री का क्या होता है, निर्माण होता है, इनमें से कई देश जो है वो निकलते हैं। वो सब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूरोप की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? सिंपल क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट यूरोपियन सोसाइटी। सो यहाँ पे अपर क्लास और लोअर क्लास जो थी, दो पार्ट में क्या हो रखी थी, बटी हुई थी बेटा ये। सो जो लैंडेड, जिसके पास जमीन होती थी, पैसे वाले जो ग्रुप होते थे, ये डोमिनेंट ग्रुप होते थे यूरोप की सोसाइटी के अंदर। उनके कॉमन इंटरेस्ट होते थे, उनका लाइफस्टाइल होता था, पूरे बड़े बड़े इनके पास लार्ज स्टेट हुआ करते थे। और ये लोग, मतलब फ्रांस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फ्रेंच बोलते थे। लोअर क्लास के अंदर जो थे मोस्टली पीजेंट हुआ करते थे लोग, और ये लैंडलेस थे, और दूसरों की जमीनों पे लोग क्या किया करते थे, काम किया करते थे। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन आपका देखो, पेपर के अंदर अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा आता है ना आपका, तो आप ये पॉइंट जो क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, तो शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म की। कहां से? फ्रांस से इसकी जो है वो शुरुआत होती है। और किस तरीके से होती है देखिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 में क्या होती है, शुरू होती है बेटा। फ्रांस जो था एक, मतलब 1789 तक इसकी पूरी बड़ी टेरिटरी होती थी, और यहाँ पे राजा का, मोनार्च का क्या होता था, रूल हुआ करता था। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो फ्रांस के जो क्या थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बदलाव लाने की सोची। और एक वक्त आया जब राजा से सारी जो पावर थी वो किसके हाथों में आ जाती है, संविधान के हाथों में आ जाती है, जनता के हाथ में आ जाती है। सो पेपर में क्वेश्चन ये निकलता है आपका कि वो कौन से स्टेप जो थे फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने लिए, क्या करने के लिए, फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए बताइए। सो बताता हूं आपको, जैसे अब लोगों 9th क्लास में फ्रांस की क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हम लोग। उन्होंने जैकोबिन क्लब्स सेट किए,
ठीक है, और पूरे तरीके से क्या किया, फ्रांस के अंदर क्रांति लेके आए। तो यहां से अब आपकी क्वेश्चन जो शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया। ओके, नंबर 1, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ला पेत्राई और ली सिटोयन का आइडिया दिया। ला पेत्राई मतलब उन्होंने लोगों को बताया कि फ्रांस हमारा फादरलैंड है, मतलब ये हमारी पितृभूमि है, इस पे हम लोगों का अधिकार है, कोई दूसरा हम लोगों पे अधिकार करे वो सही नहीं है। ली सिटोयन का नारा दिया, हम फ्रांस के किसी भी हिस्से में क्यों ना रहते हो, लेकिन फ्रांस हम सब का है, हम सब फ्रांस के क्या है, नागरिक है। तो पहला स्टेप, ये पहला क्वेश्चन होता है यहां से शुरू आपका कि फ्रांस की क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। नंबर 1, ला पेत्राई और ली सिटोयन का क्या दिया, उन्होंने नारा दिया। उन्होंने एक नया संविधान बनाया जिसमें सभी को इक्वल राइट देने की क्या की, कोशिश की। उन्होंने ट्राई कलर का नया फ्लैग बनाया, फ्रांस का एक नया झंडा बनाया, जो राजा का जो फ्लैग होता था उसको क्या करके, रिप्लेस करके। नए गीत हाइम्स लिखे गए, ओके, कस्में खाई गई, और जो शहीद जो थे उनके नाम पर लोगों को क्या किया गया, बताया गया कि हम लोगों को क्या करना है, अब फ्रांस को क्या करना है, एक आजाद राष्ट्र बनाना है बेटा। उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया वेट और मेजरमेंट का, कि पूरी कंट्री के अंदर पूरा एक ही सिस्टम चलेगा, ताकि एक इक्वालिटी की फीलिंग क्या आए, सबके अंदर आए। उन्होंने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या किया, तैयार किया। फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने क्या बना दिया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया, क्योंकि अब फ्रांस की क्या होगी, एक ही भाषा होगी। और जो लोकल लैंग्वेजेस थी, मतलब जो अलग अलग भाषाओं वाले अपना अपना हिसाब चलाते थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फीमेल एलेगोरी बनाई, जिसको हम बोलते हैं मैरियाना जिस तरीके से भारत की भारत माता है, फ्रांस की जो थी मैरियाने थी। इसकी फोटो उन्होंने लोगों को दिखाई, बताया कि हमारी जो माँ है वो क्या है, गुलाम है। तो ये जो पेज है आपका, पूरे आपके 3 या 5 मार्क्स का जो बन सकता है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने कौन से स्टेप उठाए थे क्या करने के लिए, फ्रांस को एक राष्ट्र बनाने के लिए। तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका कि नेपोलियन कौन था और नेपोलियन का नेपोलियनिक कोड क्या था। ठीक है, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला वो क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, प्लस के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो नेपोलियनिक कोड क्या था बेटा, तो नेपोलियन जो था ना, जब ये राजा बना, फ्रांस को इसने अपने कब्जे में लिया, इसने सिर्फ पहला जो कदम उठाया वो उठाया इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी क्या है, बराबर है। सबको इसने क्या दी, इक्वेलिटी दी। जो राइट टू प्रॉपर्टी था पहले जो चला रहा था उसको उसने अबॉलिश कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को उसने सिंप्लीफाई कर दिया। जो थे उनको उसने आजादी दी। क्या जो बड़े बड़े जमींदारों के अंडर में काम करना उनको पड़ता था पहले, वो उसने क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। वेट और मेजरमेंट का सिंगल सिस्टम शुरू किया। पूरी कंट्री के अंदर एक ही करेंसी को उसने क्या करवाया, लागू कराया। और जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी ट्रेड वगैरह पे, वो सारी रिस्ट्रिक्शन उसने क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो ये वो स्टेप है। 1804 में नेपोलियनिक कोड बनाया था, और इस कोड में की क्या क्या खास बातें थी वो सारी इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। आपके 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपने, और आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। काफी लंबा चैप्टर पड़ता है आपका, लेकिन बड़े सिंपली वे में मैं आपको समझा दूंगा आज। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था, यूरोप मतलब यूरोप का जो पूरा इलाका था, यहां पे किन किन चीजों ने राष्ट्रवाद को क्या किया, आगे बढ़ाया। तो सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 18वीं सेंचुरी तक क्या था, कहीं भी यूरोप के अंदर नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, मतलब राष्ट्र का, एक देश का कंसेप्ट नहीं था बेटा। क्योंकि सोसाइटी और जो पॉलिटिक्स थी वहां की, वो सारी की सारी कौन डोमिनेट कर रहा था, वहां की जो एरिस्टोक्रेसी थी, रिच क्लास थी, वो क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी। सो वेस्ट के अंदर जो लैंड थी वो टीनेट्स के पास थी, छोटे ओनर्स के पास थी। ईस्ट के अंदर, सेंट्रल यूरोप के अंदर बड़े बड़े स्टेट थे, जो सर्फ्स जो होते थे, जो किसी दूसरे की जमीन पे खेती करते थे, वो कल्टीवेट किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब 19वीं सेंचुरी के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब एक मिडिल क्लास का, एक वर्किंग क्लास का भी क्या होता है, राइज होता है। इससे पहले सब किसान हुआ करते थे। सो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो थी, इसने क्या किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शायद ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके साथ किसी तरीके से क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, किसी भी तरीके से जो है भेदभाव हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं,
उसके बाद लिबरल प्लस नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म क्या था ये सुन लीजिए ध्यान से बेटा, बहुत मोस्ट आपका ये एग्जाम के लिए बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो लिबरल नेशनलिज्म दो तरीके से था। पॉलिटिक्स में लिबरल क्या चाहते थे, लिबरल क्या थे, वो नई मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड क्लास थी, उदारवादी लोग थे जो अब यूरोप में बदलाव चाहते थे। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि लिबरल जो पॉलिटिकल स्फीयर में नेशनलिज्म क्या था लिबरल्स के लिए और इकोनॉमिक्स में क्या था, मतलब लिबरल लोग यूरोप में क्या बदलाव चाहते थे। नंबर 1 अगर पॉलिटिकल की बात करें तो वो चाहते थे कि ऐसी सरकार हो जो जनता की हो, ऑटोक्रेसी को खत्म किया जाए, एक नया संविधान जो है तैयार किया जाए, प्रॉपर्टी राइट्स को खत्म किया जाए, इक्वलिटी बिफोर लॉ लेके आई जाए और गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट के थ्रू सभी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करे। और ये था उनके पॉलिटिकल व्यू थे, आज भी हर कोई चाहता है। और इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक में चाहते थे कि मार्केट से में सबको आजादी हो और जो सरकार ने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखी है वो रिस्ट्रिक्शन क्या कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। सो जुलेवियन वाज फॉर्म्ड, मतलब ये एक बड़े बड़े क्या थे, कस्टम यूनियन था, मतलब टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर पे ध्यान रखने के लिए उन्हें जुलेवियन कहते थे। सो टैरिफ बैरियर, विदेशों से कोई भी व्यापार करते हो, कहीं भी कोई ट्रेड करते हो, उन सबको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। मींस इकोनॉमिक फ्रीडम सबको दी जाए, ये कहना था, ये मानना था किसका, इन लिबरल का। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरल क्या चाहते थे और इकोनॉमिक स्फीयर में क्या चाहते थे। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, फ्री मार्केट चाहते थे, कोई बेमतलब के टैक्स ना हो, सिस्टमेटिक तरीके से काम चले, पॉलिटिक्स में सबको रूल्स मिले। ये जो थी लिबरल की क्या थी, डिमांड थी बेटा। चलो उसके बाद व्हाट वाज द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि 1815 के बाद नया रूढ़िवाद क्या था, कंजर्वेटिज्म क्या था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्या होता है कि फ्रांस की जो नेपोलियन था वो क्या हो जाता है 1840 में लगभग 15 में हार जाता है। ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया ये ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं 1815 के अंदर। मैं बता देता हूं ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी। नेपोलियन बड़े लेवल पे क्या कर रहा था, अपने एक्सपेडिशन कर रहा था, सबको गुलाम बनाने की, सब कंट्री से अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तब ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया सब इकट्ठे होते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें नेपोलियन से हमारे जितने भी एरियाज है वो क्या करने हैं, वापस करने हैं। मेन मोटिव यही था कि वो जो चेंज नेपोलियन ने किया उनको खत्म करें और दोबारा से क्या लगा दे, यहां पे राजा को ले आए बेटा ये, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, पेपर में पूरा क्वेश्चन है, मैंने आपको साफ साफ लिखा है कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी कि जो बोर्बोरन राजा चला आ रहा था फ्रांस में उसको वापस लेके आए, नेपोलियन ने जो भी टेरिटरी पे कब्जा किया वो वापस छीन ली जाए और फ्रेंच जो एक्सपेंशन, फ्रांस वाले जिस तरीके से भविष्य के अंदर अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं उनको रोका जाए और ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्दर्न इटली, नॉर्थ इटली पे ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल हो जाए और जर्मन कॉन्फेडरेशन में कोई चेंज ना हो 39 स्टेट्स के अंदर। रशिया को क्या मिल जाए, पोलैंड मिल जाए। पर्शिया जो थी उसको टेरिटरी दी जाए वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। सेक्सोनी के जो इलाके हैं वो भी। कहने का मतलब इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ट्रीटी ऑफ वियना में ये चीजें हमें करनी है। मेन मोटिव क्या था कि नेपोलियन को क्या करना, खत्म करना, नेपोलियन के सिस्टम को हटाना, नेपोलियन का राज खत्म करके वापस से वही चीजें क्या करना, रिस्टोर करना। ट्रीटी ऑफ वियना जो आपकी कब होती है 1850 के में लगभग होती है, वहां ये चीजें डिसाइड की जाती है बेटा। सो रिवोल्यूशनरीज क्या थे, देखो अब मैं बताता हूं आपको। तो इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई लोगों ने ताकि देशभक्ति का आइडिया सब जगह फैलाया जाए। मैजेनी जो था उसने नेशन स्टेट के बारे में सोचा, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, यहां पे सब जगह क्या गुजे पे मैजेनी जो था, इन लोगों ने क्या किया, यंग इटली, यंग यूरोप, इस टाइप की सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी। ये वो सीक्रेट सोसाइटीज जो थी वो धीरे से साइड में रह के लोगों को देशभक्ति के लिए क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, एक नया बदलाव लाने के लिए कि हम लोगों ने अब यूरोप को अपने हिसाब से क्या करना है, तैयार करना है, न कि इन राजाओं के हिसाब से। ओके, द डिवीजन ऑफ एज ऑफ रिवोल्यूशन। तो जो क्रांति की 1830 से 1848 का जो टाइम था उसके 3 स्टेज के अंदर माना जाता है। देखो मतलब जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद आया, यूरोप के अंदर जो भी कुछ बदलाव हुआ वो 3 तरीके से होता है। सबसे पहले रोमांटिक इमेजिनेशन से शुरू होता है कि हमारा देश है, इसे हम प्यार करते हैं। उसके बाद जब भूख, मुश्किलें पैदा हुई तब लोगों ने हथियार उठा लिए और 1848 तक आते लिबरल की जो क्या होती है, रिवोल्यूशन हो जाती है। एक नए तरीके से, नई सोच के साथ क्रांति क्या होती है, आगे बढ़ती है। चलिए
रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशन फीलिंग क्या थी? व्हाट वाज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग? देखो, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या थी कि हम अपने कल्चर का इस्तेमाल करें। ये जो यूरोपियन के जितने भी यूरोप के क्या थे, उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे, उन लोगों को बताया कि हमारा कल्चर बेस्ट है, और अपने कल्चर को उन्होंने एज ए हथियार बनाया लोगों को ये शो करने के लिए हम लोग क्या है, एक है। उन्होंने, वो थे जनरली जो साइंस के बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे। मतलब जो विज्ञान था, टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ खत्म करते जाए तो उनके हिसाब से बेटाइए। उन्होंने इमोशंस पे ध्यान दिया, न कि लड़ाई झगड़े पे बेटाइए। उन्होंने पोइट्री का इस्तेमाल किया, गीत लिखे, ओके, लैंग्वेज के बारे में उन लोगों ने बताया, ठीक है। और जितने भी रोमांटिक सिंबल थे, मतलब पूरे राष्ट्रवाद को जगाने के लिए उन्होंने दिल से क्या किया, नेशनलिज्म को जोड़ा, फीलिंग्स के साथ नेशनलिज्म को जोड़ा। लोगों को उनके कल्चर के बारे में याद करा के, लोगों को उनके इतिहास के बारे में याद करा के देशभक्ति की भावना उन लोगों ने क्या होती है, लोगों के अंदर भरते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए कि रोमांटिक इमेजिनेशन या नेशनल फीलिंग क्या थी। हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। उसके बाद क्या होता है, 1830s के पास क्या होता है यूरोप के अंदर? देखो, पहला रीजन तो वो था देशभक्ति का, दूसरा रीजन ये बन जाता है हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। 1830 के बाद क्या होता है यूरोप के अंदर, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हो जाते हैं बेटा, आ जाते हैं। तो पहला जो हाफ था 19th सेंचुरी का, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है पॉपुलेशन, और ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट की दिक्कत आ जाती है। पॉवर्टी का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। लोगों की जॉब छूट गई थी। अब सामान जो था मशीनों से बनने लगा था, और जब सामान मशीनों से बनने लगा तो बेसिकली कॉमन सेंस की बात है कि लोगों की जॉब्स क्या हो गई, कम हो गई बेटा। पीजेंट से बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, क्योंकि टैक्स उनको बहुत ज्यादा भरने पड़ रहे थे बेटा। ये फूड के प्राइसेस हाई होते जा रहे थे। तो जो किसान थे, उन किसानों ने अब क्या कर लिए थे, हथियार उठा लिए थे और बोल रहे थे कि अब हमें क्या चाहिए, बदलाव चाहिए, एक नया समाज चाहिए, और एक नई जिंदगी हम लोगों को क्या होगी, अब चाहिए। सो व्हाट वाज द लिबरल रिवॉल्यूशन 1848? यहां से पढ़ते हैं 1848 की लिबरल की रिवॉल्यूशन क्या थी। तो सुनिएगा, फ्रांस की जो मोनार्की थी वो 1848 के अंदर लगभग क्या हो गया था, वहां पे अपरूटेड, उसको उखाड़ दिया गया था बेटा। ये जो मिडिल क्लास थी ना, वो एक नेशनल यूनिफिकेशन चाहती थी। तो जर्मनी से बात करते हैं, ये जर्मनी की है लिबरल रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा। लिबरल रिवॉल्यूशन अगर आती है तो जर्मनी से एसोसिएट है। तो जर्मनी के प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिशियन थे। उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली को क्या किया, तैयार किया। उन्होंने एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की सेंट पॉल चर्च के अंदर। यहाँ पे जर्मनी का उन्होंने क्या बनाया, एक संविधान बनाया। और फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, जो किंग ऑफ पर्शिया था, ठीक है ना, उसे क्या किया, राजा बनाने के उन्होंने ऑफर किया, लेकिन उसने क्या कर दिया, ही रिजेक्टेड जॉइंड अदर मोनार्च, उसने उनको मना कर दिया, और दूसरे राजाओं को उसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। सो जो सोशल बेस था पार्लियामेंट का, वो शिफ्ट टू मिडिल क्लास डोमिनेंस था बेटा। ये तो कहने का मतलब ये कि जो लिबरल रिवॉल्यूशन थी, ये सिर्फ जो थे, इन्होंने क्या किया, जो वर्कर क्लास थी उसको क्या किया, अवॉइड किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो सपोर्ट था वर्कर का, वो इनसे हट जाता है। पॉलिटिकल एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो लिबरल को सप्रेस कर देती हैं। तो मतलब एक टाइम ऐसा आया जब जर्मनी के अंदर लिबरल लोगों ने बदलाव करने की क्या की, कोशिश की, लेकिन उनके बदलाव को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। सो हम लोग अब पढ़ेंगे व्हाट वाज, हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज मेड पॉसिबल। जर्मनी कैसे तैयार हुआ। 1848 की बात है बेटा। लिबरल ने राजा को हटाने की क्या की कोशिश की, लेकिन राजा ने क्या किया, मिलिट्री और जंकर की हेल्प से उनके इस कदम को क्या कर दिया, मिटा दिया। तो जब पहला जो 1848 का लिबरल रिवॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब क्या होता है, पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर हैं ओटो वन बिस्मार्क, याद रखना जर्मनी को बनाने में इन्हीं का सबसे बड़ा रोल था। ओटो वन बिस्मार्क जो होता है वो क्या करता है, जर्मन यूनिफिकेशन करने की कमांड क्या लेता है, अपने हाथ में लेता है। ये वो 3 साल तक 7 युद्ध लड़ता है डेनमार्क, फ्रांस के साथ, और जर्मन का यूनिफिकेशन पूरा करता है। पर्शिया का जो किंग था केजर विलियम फर्स्ट, उसे क्या बताया, यूनाइटेड जर्मनी का क्या बना देता है, वो एक राजा बना देता है। करेंसी, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम जो होता है उसको लीगलाइज कर देता है। इस तरीके से जर्मनी का क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर जर्मनी का यूनिफिकेशन आए तो आप पहले 1848 की लिबरल रिवॉल्यूशन लिखोगे, बस उसमें ये बता दोगे कि इस लिबरल रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया था। बाद में ओटो वन बिस्मार्क जो है जर्मन यूनिफिकेशन को लेके चलता है और जर्मनी को क्या करवा देता है,
एक करवा देता है। अब आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली को कैसे यूनिफाई किया गया, ठीक है, बड़े सिंपल लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन कहानी में बनाया है। ये जो पेज है ना, आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली अच्छे से करवा देगा। देखिएगा, इटली 7 स्टेट में डिवाइड था बेटा, मतलब इटली 7 पार्ट में था। सर्दिनिया पिडमोंट का जो इलाका था ना, वहां सिर्फ इटली का क्या था, राज था। मतलब इटली जो था 7 पार्ट में था। 7 पार्ट में से एक ही पार्ट जो सर्दिनिया पिडमोंट था वो किसके अंडर में आता था, इटली के अंडर में आता था, ठीक है। सो गुजेपे मैजिनी जो या जुत्सपे मैजिनी बोलते हैं इसको हम लोग, मैजिनी जो था ना, उसने यंग इटली की एक सीक्रेट सोसाइटी बना के इटली को यूनिफाई करने का जिम्मा उठाया। वो हालांकि क्या हो गया, फेल्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मैजिनी था, इसके बाद इसके मूवमेंट को, इटली को एक कराने की प्रोसेस को किसने जिम्मा लिया, विक्टर एम्यूनियल ने लिया। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे सर्दिनिया के, काउंट कैवोर, उन्होंने यूनिफिकेशन प्रोसेस को और आगे बढ़ाया। उसने आसपास के सबसे क्या की, ट्रीटी वगैरह की बातें की। तो उसके बाद क्या हुआ, साउथ के अंदर जुस्पे गैरीबाल्डी जो था उसने मूवमेंट को लेड किया। और फाइनली क्या होता है, विक्टर एम्यूनियल सेकंड को क्या कर देते हैं, इटली का 1861 में क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। और इटली को क्या कर दिया जाता है, एक यूनिफाई कर दिया जाता है। बस आपको नाम याद रखने की, किसने कब 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 किसके बाद किसका नंबर आया था, उस मूवमेंट को वो क्या करते गए थे, लेड करते गए थे, चलाते गए थे बेटा। ये थे ओटोमन बिस्मार्क, ये थे हमारे मैजिनी, जो क्या थे, यंग इटली के क्या थे, फाउंडर थे बेटा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ब्रिटेन के बारे में बेटा। ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। सुनिएगा, 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन का कोई नेशन नहीं था बेटा। ये इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स, ये सब लोग यहाँ पे क्या किया करते रहते थे, सबके अपने कल्चरल पॉलिटिकल बेसिस थे। धीरे धीरे इंग्लिश नेशन, मतलब अंग्रेज जो ब्रिटेन था उसको एक बनाने की जो थी, धीरे धीरे लोगों की फीलिंग्स आई। इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, मोनार्ची को 1688 में सीज कर दिया, राजा को, और एक्ट ऑफ यूनियन बना 1707 के अंदर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर। और उसमें यह बताया गया था कि आज के बाद ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाएंगे। सिस्टमैटिक सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर। तो लेकिन क्या हुआ, लैंग्वेज वाइज इंग्लिश, धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, जो स्कॉटलैंड थे उनके कल्चर को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया, और उनके घरों से निकालना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ने क्या किया, कैथोलिक्स वगैरह की क्या की, सॉरी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स की, मतलब जो चर्च था 2 पार्ट में डिवाइड था, प्रोटेस्टेंट की उन्होंने हेल्प की, और कैथोलिक रिवोल्ट क्या होती है, शुरू होती है। 1801 में आयरलैंड जो था, वो जो था फोर्सली यूके के अंदर क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ये कहानी है ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन जो सबसे पहले था, यहाँ पे कोई नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन बनाया, फिर ब्रिटेन ने यूके बना के आसपास की छोटी छोटी कंट्री को शामिल करके एक बड़ा राष्ट्र बनाने की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी बेटा। ये था ब्रिटेन का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विजुअलाइजिंग नेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये देखो, लोगों ने क्या किया, इन फीमेल एलेगरीज का इस्तेमाल करके, इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने की क्या की, कोशिश की। हम लोग बात करें, लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक की आइडियाज बताए गए, एलेगोरीज बनाई गई। आपको बता दूं, फ्रांस की थी मैरियाने, और जर्मनी की कौन थी, जर्मेनिया थी बेटा, ठीक है। ये स्पेशल नेशन स्टेट का आइडिया लोगों में देने के लिए क्या किए गए थे, तैयार किए गए थे, ठीक है। थोड़ा सा बल्कान का पढ़ लेते हैं हम लोग। बल्कान का भी क्वेश्चन आता है कि बल्कान इश्यू क्या था। बल्कान जो था यूरोप का, 1871 के अंदर यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग आती है बेटा। ये एक ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन वाला रीजन था। यहाँ पे स्लेव जो थे रहते थे, जो ओटोमन एम्पायर के अंडर में थे बेटा। ये धीरे धीरे पूरे बाल्कान एरियाज के अंदर देशभक्ति का आइडियाज क्या होता है, आना शुरू होता है। 1 by 1 डिफरेंट नेशनलिस्ट जो होते हैं ना, वो अपने आप को आजाद, मतलब इंडिपेंडेंट क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका था बहुत ज्यादा ये, ठीक है। हर स्टेट जो था, जेलेसी एंड होप टू एक्सपेंड एट द कॉस्ट ऑफ अदर, बस अपने आप को, इसके जितने बल्कान के जितने पार्ट्स थे, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। यूरोपियन पावर्स आई, उन्होंने सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। फुल स्ट्रगल होते हैं ट्रेड के ऊपर, मिलिट्री के आपस के अंदर। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये क्या कर देते हैं, बाल्कान एरियाज पे अपना कब्जा करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लोग जो था, ये मूवमेंट जो थे, हमेशा क्या रहे, चलते रहे। कहने का मतलब ये कि बेटा, ये बड़ा ही टिपिकल सा चैप्टर था सच बताऊं तो, लेकिन मैंने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या कर दिया, इस चैप्टर को क्या कर दिया है, आपके सामने रख दिया है। क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो है,
हेडिंग वाइज हेडिंग जो आपके क्वेश्चन पेपर में बनती है वो मैंने बता दी आपको। बस आप थोड़ा सा जर्मनी और मैरियाने की जो पिक्चर्स है उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि उनके जो कपड़े कैसे थे, उनके हाथ में क्या क्या सिंबल थे, वो आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। बस बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है, फिर भी अगेन थैंक यू। और हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ज्यादा मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।